everyone, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law वाला चैनल जहां पे हम डील कर रहे हैं लॉ फाउंडेशन बैच का सीआरपीसी सेगमेंट, जहां पे आज हम लेक्चर नंबर 2 में ये पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमें सीआरपीसी पढ़ना कैसे चाहिए। अब इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे चैप्टर्स है, 37 चैप्टर्स, 484 सेक्शंस और शेड्यूल्स। क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए या कौन सी वो टेक्निक हो सकती है जिसे पढ़ते वक्त अगर हम ध्यान रखें तो ईजी हो जाता है सीआरपीसी को पढ़ना। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल नीड टू फोकस इज कि जब हमने इंट्रोडक्शन टू सीआरपीसी पढ़ लिया लास्ट सेगमेंट में और ये समझ लिया कि सीआरपीसी क्या है, सीआरपीसी क्यों पढ़ना है, सीआरपीसी की हिस्ट्री क्या है, कहां से सीआरपीसी इन्वॉल्व हुआ है, कौन से सेगमेंट्स पर सीआरपीसी अप्लाई होता है, तो अब हमें ये समझना है कि सीआरपीसी को मैं कैसे पढ़ूं। क्या हमें सीआरपीसी को उस तरीके से पढ़ लेना चाहिए जिस तरीके से बैरक में दे रखा है, या सीआरपीसी की खुद की एक प्रोसीजर है। चलो एक बार बैरक को भूल जाओ। इफ यू गो टू कोर्ट एंड यू आर आस्क्ड टू कंडक्ट एनी ट्रायल, है ना, जो कि आप जज या मजिस्ट्रेट के सामने कंडक्ट करेंगे, व्हाट विल बी योर फर्स्ट थिंग? आप यही सोचेंगे कि इसकी प्रोसीजर क्या होगी, फर्स्ट स्टेप में क्या लूं। तो क्या फर्स्ट स्टेप वही होना चाहिए जो कि हमारे सीआरपीसी के बैरक में दे रखा है, दैट इज सेक्शन नंबर 1 और फॉर दैट मैटर चैप्टर नंबर 1? द आंसर इज नो। क्योंकि आपका सीआरपीसी तब तक इफेक्ट में नहीं आता है जब तक कोई ऑफेंस ना हो, या फिर किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हेल्प ले, जहां पे उन्हें कोई प्रिवेंटिव एक्शन करने के लिए बोला जाए। तो ये हम सारे स्टूडेंट्स को मेक श्योर करना है कि सीआरपीसी हमें उस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ना है जिस तरीके से हमें बैरक में दे रखी है। अब मैं एक चीज यहाँ पे मेक श्योर करूंगी कि जब हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो हम ये चीज का ध्यान रखेंगे कि एक तो सीआरपीसी आपके बैरक में कैसे दे रखी है उसको हम एनालाइज करने वाले हैं, एंड दूसरा अपनी एक सेल्फ प्रोसीजर बनाएंगे, खुद अपनी एक सेल्फ प्रोसीजर बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सीआरपीसी को डील करने वाले हैं। So without wasting any time, let's begin with this. So first, let's see that what all things we are going to cover today. Today, we will again revise the basics of CRPC. We will also study the objective of CRPC. हमेशा ध्यान रखिए जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में आपके पास दो तरीके के टाइटल आते हैं। दो तरीके के टाइटल आते हैं, एक आता है शॉर्ट टाइटल, एक आता है लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल इज द नेम ऑफ द एक्ट एंड लॉन्ग टाइटल इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, जो कि आपको एक्ट में दे रखा होता है, जैसे कि टू कंसोलिडेट द पर्टिकुलर थिंग्स और टू अमेंड द पर्टिकुलर थिंग्स। ये सारी चीजें आपको उस ऑब्जेक्टिव में दे रखी होती है। तो सीआरपीसी का ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं। सीआरपीसी सिर्फ 1973 में नहीं आई थी। वी नो दैट फर्स्ट सीआरपीसी केम इनटू 1861 समवेयर नियर व्हेन आईपीसी केम इनटू फोर्स। ओके, देन वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो हमने कल पढ़ा था अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ सीआरपीसी। सो सीआरपीसी में क्या फॉलो होता है? सीआरपीसी में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। व्हाट इज नेचुरल जस्टिस? नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एक पर्सन कौन से रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहां से बिलोंग करता है, इस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये ध्यान रखना है कि इफ एनी पर्सन इज कमिंग टू द कोर्ट टू सीक एनी रेमेडी और टू सीक एनी जस्टिस, तो उन दो लोगों के बीच, चाहे वो विक्टिम है या अक्यूज है, उनके बीच कोई भेदभाव ना हो। बोथ ऑफ देम शुड गेट द इक्वल राइट ऑफ बीइंग हर्ड। दोनों में से कोई भी अपने केस का जज ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं अपने केस की जज हूं तो मैं खुद का नुकसान क्यों करूंगी? दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इफ एनी डिसीजन इज गिवन देयर शुड बी अ रीजन, logically and legally accepted reason. And I have always said you that when you are planning to become a judge या फिर जब legal fraternity का एक हिस्सा बनने जा रहे हो, तो you just not have to study law, you have to make sure that you develop your personality in such a manner that even if you don't speak or you don't utter a single word in the public when you are standing, your personality should be so strong that it speaks without you speaking a single word. आपका चलना, आपका बैठना, आपका उठना, आपका बोलना, आपका रिप्रेजेंट करना, आपका पब्लिक या कॉमन मैन की तरफ जेस्चर, एक हम्बल एटीट्यूड, ये सारी चीजें आपकी डेवलप हो जानी चाहिए। जो एक जनरली जो लोगों में एक एटीट्यूड रहता है कि अब तो हमको लॉ आता है, हम तो कुछ किसी का भी कुछ भी बिगाड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट यू शुड नो एंड यू माइट हैव सीन दैट lawyers are very humble, झगड़ा ही नहीं करते because they know law, they know the legal consequences, that if they do so, what are the consequences that they are going to bear. They have on daily basis seen that how difficult it is to get justice. So never ever
यू नो ट्राई टू गेट इनटू दैट एटीट्यूड कि हमें लॉ आता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं बच्चे, क्योंकि जो लॉ है वो इतना वाइड है, इतना सब कुछ है कि हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो उसका सिर्फ 2-3% होगा, राइट? दे आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेरेट्स, मेनी केस लॉज, मेनी टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और लॉ भी पूरे दुनिया में इतने सारे नॉलेज में एक छोटा सा सब्जेक्ट है। छोटा तो नहीं कहूंगी, सिर्फ हमारे टेक्स्ट बुक्स में के मैटर में वो हो सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, लॉ जितना बड़ा और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कोई नहीं रह सकता है, बिकॉज विदाउट लॉ देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। आपका कोई भी ऐसी सॉवरेन कम्युनिटी नहीं रह सकती है, कोई भी राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटी डिस्क्राइब नहीं हो सकते। सो लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आई हैव ऑलवेज सेड, व्हेन यू आर स्टडिंग सब्जेक्ट्स, व्हेन यू आर स्टडिंग अदर सब्जेक्ट्स, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अंडरस्टैंड व्हाई इट इज मेड, हाउ it is going to impact your life. Don't study just to pass your exams or just to crack any exam, but also study with the mindset set that when you understand these things and when you have to explain it to somebody, explain it in such a manner that you understand the value of that law, and also you are able to explain कि क्यों ये चीज ऐड की गई है। हर चीज का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपको सब जगह नहीं मिले, पर आपका खुद का हर एक पॉइंट पे स्टैंड होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, उसी से आपकी पर्सनालिटी भी बनती है। ओके, सो नेचुरल जस्टिस, व्हाई? बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर कि अक्यूज और विक्टिम दोनों को जस्टिस मिले। ऐसा नहीं है कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस किया है तो यू जस्ट कीप ऑन ग्रिलिंग दैट पर्सन, कीप ऑन कॉलिंग दैट पर्सन इनटू द कोर्ट, और कि बस बैंड बजाओ इसकी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर्सन के भी कुछ राइट्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करने होंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द रेंज ऑफ सीआरपीसी। आपको मेरे हर कोर्स में रेंज दिखेगा। रेंज का मतलब क्या है मैम? दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग दिस वर्ड। शायद कहीं और पढ़ा होगा, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स और जुडिशरी सब्जेक्ट्स वी आर हियरिंग दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। रेंज मीन्स स्टूडेंट्स इंडेक्स। हर सब्जेक्ट का इंडेक्स आपको याद होना ही होना चाहिए। कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कौन सा चैप्टर कौन से कितने सेक्शंस लेके बैठा है, किसके बारे में बात करता है, ये थोड़ी बेसिक्स अगर मैं आपको सही बताऊं, जुडिशरी में अगर आपको इंडेक्स रेंज अच्छे से याद है, 50% ऑफ योर सिलेबस इज डन। अभी पिछले कुछ 5-6 महीनों में देखे जा रहा है कि जितने भी जुडिशरी के एग्जाम्स आ रहे हैं, 2022 में आए या 2023 में आए हैं, इतनी ज्यादा इंडेक्स और स्ट्रेट अवे सेक्शन नंबर, टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर आपको पता है तो फॉर श्योर आपका प्रिलिमिनरी क्रैक हो जाएगा। ये 50% इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इन मेंस योर सेक्शन नंबर वोंट हेल्प यू आउट। यू हैव टू राइट प्रॉपर आंसर्स, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, योर कॉन्शियस माइंड, योर इंटेलेक्ट टू राइट गुड आंसर्स। ओके, make sure that you study or read more and more things. There is no substitute to reading. If you read well, you will have a good vocabulary, you will have good number of words to select. तो कहते हैं कि जब आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी शब्दावली या शब्द चुनाव इतना अच्छा होना चाहिए कि जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन आपको सुनता जाए। ओके, नेक्स्ट इज रोड मैप टू सीआरपीसी। हम कैसे सीआरपीसी को डील करेंगे? हमारा वे क्या होना चाहिए? क्या वो सीधी सपाट रोड पे चले जो हमें डायरेक्ट ने दिया है, या फिर हम अपना खुद का कोई प्रोसीजर डेवलप करें? नाउ एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग रोड मैप भी डिस्कस करेंगे और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो आपके ऑफेंस से लेके जस्टिस तक, जजमेंट के बीच में आते हैं, वो सब हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर पॉइंट, दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरपीसी। क्यों बना सीआरपीसी? हमने ये तो पढ़ा दैट व्हाई वी शुड स्टडी सीआरपीसी, बट सीआरपीसी का एग्जैक्ट मोटो क्या है? तो पहला इन्होंने ये बोला है कि सीआरपीसी का ये ऑब्जेक्टिव रहता है दैट देयर शुड बी फेयर ट्रायल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। They should avoid delay in investigation because if CRPC का सेक्शन 167 नहीं होता तो फिर तो कोई टाइम लिमिट होती ही नहीं। जैसे रेप के ऑफेंसेस से रिलेटेड अमेंडमेंट्स के बाद नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड कि आप उस ट्रायल को कितने टाइम में खत्म करो, 2 मंथ्स में समाप्त कीजिए उसको। अंडरस्टूड? एंड प्रोसीजर शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। हैड देयर बीन नो सीआरपीसी, अगर सीआरपीसी होता ही नहीं, then imagine how much difficult it would have been to ascertain a uniform process। किसी के लिए एक अलग प्रोसेस चल रही है, किसी के लिए अलग चल रही है, मर्डर की अलग, रेप की अलग चल रही है, थेफ्ट की अलग चल रही है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की अलग चल रही है, मिसचीफ की अलग चल रही है, छोटे छोटे ऑफेंसेस के हो गए, पेटी ऑफेंसेस की अलग चल रही है। सो सीआरपीसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि कभी भी आपकी जो प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, ऐसी ना हो कि विक्टिम
या अक्यूज्ड को समझ ही नहीं आए. Procedure should be such that it should be understood by all the parties, common man, irrespective of how much educated that person is, or in case if that person is illiterate. Okay, now we will move on to the natural justice, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी. हमने बोला कि सीआरपीसी का प्रिंसिपल है कि वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. तो मैम एग्जैक्टली व्हाट इज नेचुरल प्रिंसिपल या व्हाट इज एग्जैक्टली द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल? देयर आर 3 लीगल मैक्सिम्स जो इससे डील करता है. अगर कहीं पर भी नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आए, ये तीनों मैक्सिम्स के बिना आप आ ही नहीं सकते हो. फर्स्ट इज नेमो जुडिक्स इन क्वाजा सुआ. Nemo judex in quasi sua. It means what? It says that no one should be a judge in his own cause or in his own case. If I am a victim of any case or if I am a culprit or accused of any case, then in that case मैं अपना केस खुद से नहीं सुन सकती. ऑब्वियसली रीजन ये है कि मैं बायस्ड हो जाऊंगी ना. मैं वहां पे डेफिनेटली बायस्ड होने वाली हूँ. देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड अक्यूज्ड एंड कन्विक्ट. अक्यूज्ड एंड कन्विक्ट. अक्यूज्ड कौन होता है? जिसके ऊपर आपने दोष लगाया है. अभी तक दोष सिद्धि नहीं हुई है इसकी. आपने इसके ऊपर एलिगेशंस लगाया है. क्या लगाया है इसके ऊपर? इसके ऊपर अभी तक एलिगेशंस लगे हैं. लेकिन कन्विक्ट कौन है? जो कि गिल्टी प्रूफ हो चुका है, जो कि गिल्टी प्रूफ हो गया है, जिसके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंसेस दिए गए हैं और जिसको पनिशमेंट भी मिल चुकी है. ओके, सो till the time when your trial is not concluded, आपको पूरे सीआरपीसी में वर्ड क्या दिखेगा? अक्यूज्ड दिखेगा. और जहां पे पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया वहां पे पर्सन क्या नाम दिखेगा? कन्विक्ट वर्ड दिखेगा. सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग सीआरपीसी, व्हेनेवर यू रीडिंग आईपीसी, बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज से कि क्या नाम दे रखा है. एनी पर्सन, एनी मैन, एनी विमेन. तो इन चीजों से एग्जैक्टली आपको समझ आएगा कि यहाँ पे ऑफेंस कौन कर रहा है, किसकी लाइबिलिटी बन रही है, किसकी ड्यूटी बन रही है, या फिर अक्यूज की जगह वर्ड विक्टिम दे रखा है क्या, या सिर्फ वर्ड एनी पर्सन दे रखा है. तो ये चीजें ध्यान रखना. जैसे जब हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे, एग्जामिनेशन 2 लोगों का होता है सीआरपीसी में, इनफैक्ट 3 का होता है. पहला होता है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, दूसरा होता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड ऑफ रेप, एंड तीसरा होता है एग्जामिनेशन ऑफ अ विक्टिम. तो अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो हर अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन होता है. लेकिन अगर अक्यूज्ड की बात करूं तो हर पर्सन जो अक्यूज्ड है वो रेप के लिए अक्यूज नहीं है. लेकिन इनकेस अगर स्पेसिफिकली रेप ऑफेंस का अक्यूज है तो उसका एग्जामिनेशन होगा थोड़ा डिफरेंट एग्जामिनेशन होता है. हर अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन अलग टाइप का होता है, रेप विक्टिम का अलग होता है, बिकॉज देयर मेनी अदर टाइप ऑफ टेस्ट दैट एन accused has to undergo to check out whether he has really committed any rape case or not. Okay, next principle is audi ultram partem, that is let the other side also be heard और लेट बोथ द पार्टीज बी हर्ड. मतलब दोनों पार्टीज को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, आपको दोनों को सुनना पड़ेगा. ऐसा नहीं है दैट यू लिसन टू जस्ट वन पार्टी एंड डू नॉट लिसन टू अदर पार्टी, सो दैट इज गोइंग टू कॉज इनकन्वीनियंस और इनजस्टिस टू द अदर पार्टी. एंड थर्ड इज स्टेयर डिसाइसी. स्टेयर डिसाइसी का मतलब क्या होता है? रीजन्ड डिसीजन कह सकती हूँ, या टू स्टैंड बाय द थिंग्स डिसाइडेड. व्हाट इज द रीजन? What is the reason on which the decision stands? ये हर जज को जो है वो रीजन देना पड़ता है. नॉट जस्ट जज. इफ यू आर बिकमिंग लॉयर्स टुमारो, देन इफ यू हैव टू साइट एनीथिंग और इफ यू वांट टू कन्विंस द जजेस, तो जजेस इसलिए कन्विंस नहीं होंगे क्योंकि आप कुछ लॉजिकली साउंड कर रहे हैं. इट शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकअप, चाहे वो बेरेट का हो सकता है, केस लॉ का हो सकता है, कोई सुपीरियर प्रेसिडेंट हो सकता है. सो दीज आर द थिंग्स जहां पे आपको रीजन देना जरूरी है. ओके, सो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी अक्सर पढ़ते हैं, और यही 3 मेन प्रिंसिपल्स है जिसपे आपका सीआरपीसी बेस्ड. अब जैसे कि मैंने बोला था कि एक बार हम ये ग्लिम्स जरूर देखेंगे कि सीआरपीसी एग्जैक्टली बैरेट में कैसे दे रखी है, जिसे कि हम रेंज कहते हैं, इंडेक्स करते हैं, या फिर चैप्टराइजेशन कहते हैं. अब हमें पता है कि सीआरपीसी में वी हैव 37 चैप्टर्स, 484 सेक्शंस. तो पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी रेंज दे रखी या जो चैप्टर नंबर्स दे रखे, क्या वो प्रोसीजर वाइज है, क्या वो प्रोसीजर वाइज है, और अगर वो प्रोसीजर वाइज है तो क्या हम उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड अगर वो प्रोसीजर वाइज नहीं है तो क्या हम अपनी खुद की प्रोसीजर बना सकते हैं क्या.
एक चीज ध्यान रखना, that I am able to make a different procedure for you. Reason being कि I have studied CRPC many times. But if you are studying CRPC for the first time, it will be next to impossible, and it shouldn't be like कि मैं आपसे first time पे ही ये expect कर लूँ कि आप procedure wise CRPC को मेरे सामने पेश करके रख देंगे. It is not possible. आप एक एक्ट को तब तक अच्छी तरह से नहीं समझ पाते या उसके एलिमेंट्स तब तक अच्छे से नहीं उठा पाते या नोट्स तब तक अच्छे से नहीं बना सकते जब तक आप उस एक्ट को कम से कम एक दो बार ना पढ़ लें. तो सीआरपीसी को कम से कम जब आप एक दो बार अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आपको उसका एक एक सेक्शन का कनेक्टिंग पॉइंट समझ आएगा और आप उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक प्रॉपर प्रोसीजर बना पाएंगे. तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सीआरपीसी की रेंज हमारे इस सीआरपीसी के बैरेक्ट में दे कैसे रखी है, और जब हम इन चैप्टर्स को नोट करेंगे तभी एग्जैक्टली समझेंगे कि कौन कौन से चैप्टर क्या क्या चीजों से डील करते हैं, एग्जैक्टली किन चीजों के बारे में बताते हैं. सो फर्स्ट चैप्टर डील्स विद प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट, जहां पे हमें डेफिनेशंस मिलने वाली है प्लस एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, जो है सेक्शन 1 से लेके 5 तक. चैप्टर नंबर 2 दैट इज हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स, कितने टाइप्स के कोड्स होने वाले हैं और उन कोर्ट्स का पावर क्या रहने वाला है. तो यहीं पर हम देखेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनके पावर्स, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट. क्लियर. साथ ही साथ टाइप्स के बाद स्पेसिफिक पॉइंट से हमें पावर्स दिखेंगी कोर्ट की 26 से लेके 35 के बीच में, जहां हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई इंप्रिजनमेंट देनी है तो उस वक्त कौन से वो गवर्निंग प्रिंसिपल्स होंगे जो कि कोर्ट को ध्यान रखने हैं. चैप्टर नंबर 4 की सुपीरियर ऑफिसर, जो पुलिस के सुपीरियर ऑफिसर हैं, उनकी क्या पावर्स रहने वाली है अगर वो कोई पुलिस स्टेशन में एंटर करते हैं. तो पॉइंट बी चैप्टर नंबर 4 का ये कहता है कि क्या आप किसी पर्सन को बोल सकते हैं दैट यू हैव टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस. क्या मैजिस्ट्रेट और पुलिस एक कॉमन मैन से एड एंड असिस्टेंस ले सकते हैं. Section 37 to 40. Chapter number 5 that is arrest. How arrest is made, when arrest is made, and by whom arrest can be done. ये सारा पॉइंट्स हम पढ़ेंगे. कुछ जनरल प्रिंसिपल्स अरेस्ट के पढ़ने वाले हैं 41 से लेके 60A. देन इस चैप्टर नंबर 6 जो कि डील करता है कि किस तरीके से हम किसी पर्सन के अटेंडेंस को कंपेल कर सकते हैं या इंश्योर कर सकते हैं कोर्ट में. दैट इज फ्रॉम योर सेक्शन नंबर 61 to 90. अब यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि हम समन कैसे देंगे, वारंट कैसे जारी किया जाएगा, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर इंपॉर्टेंट रूल्स. ये ध्यान रखना स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 में आप पर्सन की अटेंडेंस को कंपेल कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 7 में हम किसी चीज को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए समन या सर्च वारंट जारी करते हैं. फिर उनके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे. दैट इज सेक्शन नंबर 91 to 105 में प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं. चैप्टर नंबर 7A डील्स विद योर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स. कमिंग टू चैप्टर नंबर 8 दैट इज सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर. कई बार पर्सन को गुड बिहेवियर एंड पीस के लिए एक सिक्योरिटी पे छोड़ दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए. तो हम देखेंगे कि हाउ सिक्योरिटी इज गिवन एंड बाय whom सिक्योरिटी इज गिवन. कौन सी सिचुएशन में आपको सिक्योरिटी देने पर कुछ टाइम पीरियड के लिए बाहर रिहा कर दिया जाएगा. देन वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज द सेक्युलर पार्ट, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. कौन मेंटेनेंस देगा, कब देगा, कौन डिमांड कर सकता है, कितना मेंटेनेंस डिमांड किया जाता है, along with the case laws we are going to study this segment. Then comes this chapter number 10 public order and tranquility, जो कि unlawful assembly हो गया, public nuisance हो गया, कुछ urgent cases हैं या immovable property से related disputes हैं, तो उनको किस तरीके से sort out करना है. या फिर unlawful assembly जैसे हमें पता है सेक्शन नंबर 144 जनरली जो हम कर्फ्यू के नाम से जानते हैं, वो सारा सेगमेंट इसी में पढ़ने वाले हैं. चैप्टर नंबर 11 दैट इज पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन. कई बार आप देखोगे कि पुलिस का रोल आता है जब ऑफेंस कमिट हो जाता है उसके बाद, बट चैप्टर नंबर 11 सेज दैट बिफोर कमिशन ऑफ एन ऑफेंस पुलिस की ड्यूटी है कि वो कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेगी ताकि ऑफेंस के कमिशन को प्रिवेंट किया जा सके. सेक्शन 149 to 153. नेक्स्ट कम्स इज इन्वेस्टिगेशन, और यहीं पे दर्ज होती है एफआईआर एंड पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पावर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12. चाहे प्रिलिमिनरी हो गया है, चाहे आपके कॉलेज एग्जाम्स हो गए हैं, चाहे आपका लिटिगेशन हो गया है, सेक्शन 154 to 176 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जहां पे हम एक सुसाइड के केस में इंक्वायरी या इंक्वेस्ट का प्रोसीजर भी समझने वाले हैं.
चैप्टर नंबर 13 ज्यूरिसडिक्शन। मैम ज्यूरिसडिक्शन तो वो सेगमेंट है जो हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन हमें सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 177 से 189 में लाके दिया है, दैट इज चैप्टर नंबर 13 में, जबकि ये आपको हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बाद ही पढ़ लेना चाहिए। अगर कोई ऑफेंस हुआ तो आपने ये पता होना चाहिए दैट वेयर यू हैव टू लॉन्च एन एफआईआर। ये सारे सिक्योरिटी देना वगैरह ये तो ट्रायल के स्टेज की बात है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है, कौन सा कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई एनी ऑफेंस। दिस इज योर ज्यूरिसडिक्शन पार्ट अंडर चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14 डील करता है कि कौन से कंडीशंस एसेंशियल हैं कोई प्रोसीडिंग को कमेंस करने के लिए, दैट इज टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस, संज्ञान लेना है कोर्ट ने। नाउ व्हाट इज मेंट बाय कॉग्निजेंस? जनरल प्रिंसिपल, बेसिक अगर इसका मीनिंग बताऊं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड बाय द जजेस एज टू द फैक्ट कि सच में कोई मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Prima facie, is there any case made out or not? And if they feel that yes, the case is made out, then in that case only they will proceed, take the cognizance and begin with the trial. And if they feel that no such case is made out, they will dismiss the matter. Okay? Chapter number 15, that is complaint to magistrate. अगर आपकी FIR फाइल नहीं होती है, you can directly go to the magistrate and file a complaint to magistrate. Okay? चैप्टर नंबर 16 की आपकी प्रोसीडिंग कमेंस कैसे होती है, मतलब यहाँ पे जाके होता है हमारा इशू प्रोसेस। अब इशू प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस इशू करना, और प्रोसेस इशू मतलब समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, दैट इज हम जो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। चैप्टर नंबर 17 की चार्ज बनाना है, आरोप लगाने हैं हमें यहाँ पे, तो आरोप कैसे बनाए जाएंगे, then joinder of the charge, and then we will come to the trial. Depending upon the kind of the offense, आपकी trial का टाइप डिसाइड होगा, या तो वो बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन होगी, दैट इज वारंट ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर वारंट केस की ट्रायल होगी मैजिस्ट्रेट के सामने, या समन केस की ट्रायल होगी मैजिस्ट्रेट के सामने, या फिर समरी ट्रायल भी हो सकती है। ट्रायल डील होता है 225 से 265, फर्स्ट आती है वारंट ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन 225 टू 237, देन आती है वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट जो होती है 238 से 250, देन आती है आपकी समन केस की trial by a magistrate 251 to 259, and finally summary trial 260 to 265. direct preliminary में यहाँ से chapter number as well as section range से question आता है। 21A, that is plea bargaining. This is a type of a negotiation done by an convicted person as to the quantum of the punishment is given to him. जो उसको punishment मिला है उसके लिए वो कोर्ट से negotiate करता है कि उसका जो amount of punishment है वो कम कर दिया जाए। 65A to 65L. Then we will move on to chapter number 22. अगर कोई पर्सन जेल में कन्फाइंड है या कहीं पर उसको कस्टडी में रखा गया है तो उसकी अटेंडेंस आप कैसे इंश्योर करोगे? चैप्टर नंबर 23, इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इंक्वायरी एंड ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे कि इंक्वायरी एंड ट्रायल के टाइम पे एविडेंस कैसे लिया जाना चाहिए। 272 टू 229 वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिग चैप्टर। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 24, इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के जनरल प्रोविजंस। इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के जनरल प्रोविजंस, क्या कोर्ट खुद से किसी अक्यूज का एग्जामिनेशन कर सकता है? क्या हम उसे पार्डन कर सकते हैं? तो ये सारा सेगमेंट हम यहाँ पढ़ने वाले। ओपन कोर्ट क्या होता है, कुछ असिस्टेंस की बात आ गई, अगर हम चाहें तो क्या एक विक्टिम अपना खुद का प्राइवेट लॉयर एंगेज कर सकता है, तो यहाँ पर भी चैप्टर नंबर 23 एंड चैप्टर नंबर 24 में कुछ बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स हमको देखने को मिलेंगे। अनसाउंड माइंड का अगर पर्सन है, अनसाउंड माइंड का पर्सन कौन अक्यूज है, तो उसकी ट्रायल कैसी होगी? क्या हम उसको नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट कर सकते हैं? आंसर इज नो, उसकी पूरी प्रोसीडिंग अलग होती है। 328 to 339. Next comes is offense affecting the administration of the justice. मान लो कोई कंटेम्प्ट हुआ है, कोर्ट ने आपको बोला you did not perform any act, 240 to 253. फाइनली ट्रायल के बाद जब हमारा जजमेंट आता है, किस तरीके से जजमेंट प्रोनाउंस किया जाना चाहिए, क्या उसका मेथड होगा, क्या जजमेंट प्रोनाउंस करते वक्त अक्यूज की प्रेजेंस की वहां आवश्यकता है या नहीं है। 253 to 265. देन कमिंग टू सबमिशन ऑफ द डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन, इसे हमें पढ़ना चाहिए चैप्टर नंबर 4 के साथ, दैट इज पावर ऑफ कोर्ट्स, जहां हम ये बोलते हैं कि कोर्ट ऑफ कोई भी सेंटेंस दे सकता है, डेथ भी दे सकता है, लेकिन जब कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस कर रहा है, दे हैव टू गेट इट कंफर्म बाय योर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट की कंफर्मेशन कहां होती है? चैप्टर नंबर 28 में। चैप्टर नंबर 29, दैट इज अपील। अब देखो जजमेंट 27 में दे रखा है और अपील कहां है? 29 में। तो अब देखो कोई सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे। अपील 372 टू 394, देन अगर अपील से भी खुश नहीं
तो अदर रेमेडीज आपके पास क्या है, रेफरेंस एंड रिविजन दैट इज 395 to 405। किस तरीके से केसेस को ट्रांसफर किया जाता है, चैप्टर नंबर 13, 31, 406 to 412। देन कम्स चैप्टर नंबर 32। अगर आपके जजमेंट में आपको कन्विक्ट कर दिया गया, क्या हो गया, कन्विक्ट कर दिया गया, तो ये जो आपको सेंटेंस मिला है, जो कि डेथ हो सकता है, एलआई हो सकता है, फाइन हो सकता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्या इसका सस्पेंशन हो सकता है, क्या इसका रेमिशन हो सकता है, या क्या इसको कम्यूट कर सकते हैं 413 to 435। देयर इज चैप्टर नंबर 33, बेल एंड बॉन्ड। जबकि ये चैप्टर कहां पढ़ना चाहिए था, चैप्टर नंबर 5 के बाद पढ़ लेना चाहिए था। द मोमेंट अ पर्सन गेट्स अरेस्टेड, सबसे पहले क्या करता है, वो बेल देने की बात करता है। तो यू सी आफ्टर स्टार्टिंग द रेंज आपको ये महसूस हो रहा है कि कुछ भी प्रोसीजर वाइज नहीं है, सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है। चैप्टर नंबर 34, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है, उसके पास फोन मिला, लैपटॉप मिला, गाड़ी मिला, या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी उसने खुद की यूज की है व्हाइल कमिटिंग द ऑफेंस, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कर ली जाती है, सीज कर ली जाती है पुलिस द्वारा। तो उस प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे जब ट्रायल पेंडिंग है या ट्रायल कंक्लूड हो चुकी है। तो ये सारा सेगमेंट 451 सॉरी 451, 452 एंड 459 में हम पढ़ने वाले हैं। इरेगुलर प्रोसीडिंग, कोर्ट को कोई पावर नहीं था, स्टिल दे एक्सरसाइज द पावर। सो क्या प्रोसीडिंग वॉइड हो जाएगी या क्या प्रोसीडिंग वैलिड रहेगी, तो कुछ वो सर्कमस्टांसेस है जो हम यहाँ देखेंगे। देन लिमिटेशन ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, दैट इज चैप्टर नंबर 14 के साथ आपको पढ़ना चाहिए कि अगर कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है तो क्या टाइम पीरियड है वहां पे। लिमिटेशन एक्ट को भी साथ में कनेक्ट करेंगे, कितने टाइम पीरियड में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेना चाहिए। फाइनली मिसलेनियस में हम कुछ इनहेरेंट पावर्स के बारे में पढ़ने वाले, रूल मेकिंग पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे जाके 484 सेक्शंस कंप्लीट होते हैं। नाउ आफ्टर एनालाइजिंग दिस रेंज वी हैव रियलाइज्ड कि कुछ भी यहाँ पे प्रोसीजर नहीं दे रखी है। हमें इन 37 प्रोसीजर की, 37 चैप्टर्स की खुद से प्रोसीजर बनानी पड़ेगी। सो इसकी प्रोसीजर हम बनाएंगे अच्छे से, और प्रोसीजर वाइज हम चैप्टर नंबर्स एंड सेक्शंस को अरेंज करेंगे, और वही चार्ट आपको याद रखना है, ताकि जब भी आप सीआरपीसी को रिवाइज कर रहे हैं तो वो चैप्टर्स प्रोसीजर वाइज जब अरेंज हो जाएंगे तो आपको अच्छे से सीआरपीसी याद होगी। जब भी सबसे पहले ऑफेंस होता है, अब ऑफेंस डिफाइंड का है, ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर 2L ऑफ सीआरपीसी प्लस सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी। तो हम अगले सेशन में, अगले नहीं, 4th सेशन में जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये पढ़ेंगे कि आपके ऑफेंस का मतलब क्या है, 2L में क्या डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 40 में क्या डिफाइंड है। तो सबसे पहले क्रिमिनल मशीनरी, या मैं कहूँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के लिए जरूरी है कि पुलिस मशीनरी फोर्स में आए। लेकिन पुलिस मशीनरी या क्रिमिनल लॉ फोर्स में कब आएगा, जरूरी है पहले एक ऑफेंस होना चाहिए। अगर ऑफेंस ही नहीं हुआ है तो पुलिस एक्टिव क्यों होगी। हमें सीआरपीसी कैसे पढ़ना चाहिए, अब ये हमें कहाँ दे रखा है, ये हम अपना खुद का एक पूरा प्रोसीजर बनाएंगे। देखो कैसे आपको सीआरपीसी पढ़ना चाहिए, उससे पहले जरूरी है कि हमें यह पता हो कि सीआरपीसी में एग्जैक्टली होता क्या है। देखो जब भी एक स्टूडेंट्स ऑफेंस होता है, ऑफेंस मैं बात कर रही हूं क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जब ऑफेंस होता है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, रिमेंबर देयर आर 3 स्टेजेस। पहला आपके पास होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है। क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। ऑफेंस जैसे ही होगा सबसे पहले क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी होती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फाइनल ट्रायल होगा। इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो ये 2H में प्रोवाइडेड है। इन्वेस्टिगेशन की मैं बात करूं तो ये 2H में प्रोवाइडेड है। इंक्वायरी की बात करूं तो ये 2G में प्रोवाइडेड है। ट्रायल की बात करूं तो इट इज नॉट डिफाइंड। अब एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं एक चीज मेंशन कर रही हूं आपको अच्छे से। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट द जुडिशियल प्रोसीडिंग। इन्वेस्टिगेशन हमेशा होती है पुलिस ऑफिसर द्वारा, ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल हमेशा किसके द्वारा होती है, बाय मैजिस्ट्रेट। Always magistrate conducts the inquiry and the trial. So that is the reason inquiry and trial are said to be judicial proceedings. कभी भी MCQ आ जाए और पूछे that is investigation and judicial proceeding, answer is no. Investigation is never a judicial proceeding. Only and only
इंक्वायरी एंड ट्रायल आर सेड टू बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसेस विच इज adopted by the police for the purpose of collection of evidence। जबकि इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी इज दैट जुडिशियल प्रोसीडिंग which is conducted by a magistrate or a court। अब मैजिस्ट्रेट और कोर्ट में फर्क है। कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट हो गया, और सेशन कोर्ट में कौन होते हैं? जजेस होते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट क्या हो सकते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। और मजिस्ट्रेट कहाँ होते हैं? या तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो कि हम हायरार्की में पढ़ेंगे, आपको वहां समझ आएगा। सो ऑफेंस जब भी कमिट होता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इज इंक्वायरी एंड थर्ड इज ट्रायल। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अब ट्रायल डिफाइंड नहीं है, बट ट्रायल है क्या? ट्रायल अगर आपसे कोई पूछ ले तो ऑलवेज रिमेंबर, आप ये जवाब दे सकते हैं दैट ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग व्हिच इज कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट एंड व्हिच कम्स टू एन एंड आइदर बाय कन्विक्शन और एक्विटल। ट्रायल क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग है। कंडक्ट कौन करता है? मैजिस्ट्रेट करता है। विच कम्स टू एन एंड आइदर विद द कन्विक्शन और एक्विटल। तो ट्रायल अल्टीमेटली जब जजमेंट आता है तो या तो पर्सन का कन्विक्शन होगा या फिर क्या होगा? उसको एक्विट किया जाएगा। क्लियर है चीज? तो ये देखो, अब सीआरपीसी में हमारे 3 स्टेजेस हमको दे रखे हैं और मैंने तीनों ये यहां मेंशन कर रखे हैं। बट मैम व्हाट इज दिस? ये जो आपने जनरल पॉइंट लिखा है ये क्या है? फिर जनरल पॉइंट का मतलब है ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे इस प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। समझ आ गई ये चीज? ये इसका पार्ट नहीं है। मतलब आपको सीआरपीसी में दे तो रखा है, लेकिन अगर ये पार्ट एज अ जज आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो इनकी जरूरत आपको कम पड़ेगी या पड़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रोसेस वाइज जाओगे तो आपको इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में इन सारे सेक्शंस की जरूरत पड़ेगी, बट दिस जनरल सेगमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या उसका ये मतलब है कि हम जनरल सेगमेंट पढ़ेंगे नहीं? नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं। हम डेफिनेटली सबसे पहले अगर अपना सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे तो वो जनरल सेगमेंट पढ़ेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? या हम कोर्ट के पास क्यों जाएंगे? पॉइंट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक ऑफेंस होना चाहिए। अब वो ऑफेंस कॉग्निजेबल भी हो सकता है जो कि डिफाइंड है 2C में, या नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है जो कि डिफाइंड है 2L में। कॉग्निजेबल ऑफेंस ये होता है जहां पे पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होता है जहां पे कोई भी अरेस्ट नहीं होगी बिना वारंट के। अगर मैंने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस मुझे डायरेक्टली अरेस्ट करने नहीं आएगी। दे फर्स्ट हैव टू गो टू द मैजिस्ट्रेट, गेट द वारंट, गेट द परमिशन, देन अरेस्ट मी। ठीक है, ऑफेंस हो गया। तो ऑफेंस या तो कॉग्निजेबल हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल हो सकता है। जैसे ही इस पर्सन ने मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो हम जाके क्या करेंगे? एफआईआर फाइल करेंगे। एफआईआर कहां फाइल होगी? सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर फाइल होती है एंड 155 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कंप्लेंट फाइल होती है। रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग। मैं वापस से बता रही हूँ, आप स्टूडेंट्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट्स, एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में फाइल होगी एंड कंप्लेंट कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल, दोनों ऑफेंसेस में फाइल हो सकती है। तो ध्यान रखना, एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जाना है तो आप कंप्लेंट ही फाइल करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, कर सकते। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर फाइल करने के लिए, पुलिस मना कर देती, तब क्या? तो हम मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे कंप्लेंट फाइल करने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। तो एफआईआर फाइल होगी सेक्शन 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए सेक्शन 155 में कंप्लेंट फाइल होगी। हो गया। आप जैसे ही एफआईआर फाइल होती है, इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? पुलिस। इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस। इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड अंडर 2H। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो स्पॉट पर प्रोसीड करेंगे, वहां पे फैक्ट्स, ये देखो ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के स्टेजेस दे रखे हैं हम। पहले वो स्पॉट पर प्रोसीड होंगे,
फिर फैक्ट्स को असर्टन करेंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स वहां हुए, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, ऑफेंस कैसे हुआ है। डिस्कवरी करेंगे अगर कुछ चीज वहां फाइंड आउट हुई है, कोई ऑफेंस होते वक्त कोई वहां वेपन मिला है, तो उन सारी चीजों को डिस्कवर करेंगे और अपने पास जब्त कर लेंगे। अरेस्ट करेंगे अगर कोई पर्सन वहां मिला है, उनको इमीडिएटली अगर कोई अक्यूज मिल चुका है तो उसको अरेस्ट करके लेके आ जाएंगे, डिटेन करेंगे उसको। स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही। सेक्शन नंबर 161 और 164 में कन्फेशन रिकॉर्ड होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर पूछा जाए सेक्शन नंबर 161 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है पुलिस और 164 में जो कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है मजिस्ट्रेट, कौन से स्टेज पे होता है? इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे होता है। ऑलवेज रिमेंबर, कन्फेशन और स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग कभी भी ट्रायल के स्टेज पे नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान होता है। ट्रायल में वापस से रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन वो एविडेंसेस के टाइम एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करेंगे हम सर्च ऑफ प्लेस की। पुलिस को लग रहा है कि कोई अरेस्टेड जो अक्यूज पर्सन था वो कहीं भाग गया है, उस प्लेस को सर्च कर सकते हैं। वो कोई चीजों को सीज कर सकते हैं कि ये ऑफेंस के लिए यूज हुआ था ये मटेरियल, या फिर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसको सीज किया जा सकता है। एंड सिक्स्थ इज फॉर्मेशन ऑफ द ओपिनियन फॉर फाइलिंग अ रिपोर्ट। अब जब ये सारे पांचों स्टेज हो चुके हैं तो पुलिस यहाँ पे क्या करेगा? अपना ओपिनियन फ्रेम करेगा, क्योंकि अब उनको रिपोर्ट फाइल करनी है। और रिपोर्ट क्या होती है? या तो चार्जशीट होगी या क्लोजर रिपोर्ट होगा। तो ये हो गए हमारे इन्वेस्टिगेशन के स्टेजेस, दैट these are the steps which our police officer has to follow when he's conducting any investigation. Okay, मैं थोड़ा झुक गई थी because I think ये कंटेंट जो है मेरे पीछे थोड़ा हाइड हो रहा था। ओके, सो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट हो सकता है, तो अरेस्ट का चैप्टर आ जाएगा, दैट इज योर चैप्टर नंबर 5 सेक्शन नंबर 41 टू 60A अप्लाई हो जाएगा। रेंज में हमने पढ़ा था। ऑफेंस हो गया, हमने एफआईआर फाइल कर दी 154 के अंदर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल्प्रिट अक्यूज को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके उन्होंने जेल में रख दिया। अब सेक्शन 167 यहाँ अप्लाई हो जाएगा कि जब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हुई है, देन पुलिस इज गोइंग टू गो टू मजिस्ट्रेट एंड बोलेगी साहब 24 घंटे में हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो आप एक काम कीजिए, हमको 15 दिन की पुलिस कस्टडी दे दीजिए। पुलिस कस्टडी हमेशा 15 दिन की रहती है, उसके आगे और कस्टडी चाहिए तो वो जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। जुडिशियल कस्टडी या तो 60 डेज की मिलेगी या फिर 90 डेज की मिलेगी, ऐसा 167 में दे रखा है। क्लियर है ये चीज? अब ये आगे और क्या क्या प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, ये जब हम इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट पढ़ेंगे तब वहां पे और अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो 167 को काफी अच्छे से हम पढ़ेंगे, क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, 60 डेज 90 डेज कब अप्लाई होगा कब नहीं अप्लाई होगा। ओके, सो जब यहाँ पे अरेस्ट हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी। रिपोर्ट दो तरीके की हो सकती है। अगर कोई ऑफेंस बन रहा है तब तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अंडर पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, एंड इफ पुलिस फील्स दैट नो सफिशिएंट एविडेंसेस आर देयर और नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, देन पुलिस इज गोइंग टू सबमिट अ क्लोजर रिपोर्ट, और जिसे कहते हैं फाइनल रिपोर्ट, एफआर कहते हैं। तो एफआर कैन आइदर बी क्लोजर रिपोर्ट और एफआर कैन आइदर बी चार्जशीट। नेवर थिंक दैट एफआर मतलब की क्लोजर रिपोर्ट, नो, एफआर मींस फाइनल रिपोर्ट, या तो क्लोजर रिपोर्ट होगी या फिर वो चार्जशीट होगी। तो क्लोजर रिपोर्ट सेक्शन नंबर 169 में सबमिट की जाती है, जहां पर एविडेंसेस आर इनसफिशिएंट, डेफिशिएंट एविडेंसेस, एंड एविडेंस अगर सफिशिएंट है तो 173(2) के अंडर वो चार्जशीट फाइल करेंगे। किसको? मजिस्ट्रेट को। एक मोटी सी फाइल होती है जिसको कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जिसमें सीडीआर होते हैं, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं इधर उधर के गवाहों के, सब वो लिख विक के फोटोकॉपी करके साइन करवा के एविडेंसेस की फोटो खींच के उसके साथ सब कुछ अटैच करके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, जहां पे एफआईआर भी होती है। ओके, सो दिस इज चार्जशीट। अब जब कोर्ट में चार्जशीट पहुंच चुकी है, अब यहां से कोर्ट का रोल शुरू होता है। यहां तक कोर्ट का रोल ही नहीं था, यहां तक अरेस्ट और रिपोर्ट तक सिर्फ और सिर्फ किसका रोल था? पुलिस का रोल था। अब रोल आता है पुलिस का, जहां पुलिस करेगी इंक्वायरी। क्या करेगी? इंक्वायरी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2G में, इंक्वायरी इज द पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट। सोचो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी क्यों कंडक्ट करेगा?
इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कर ली तो मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी कंडक्ट करने की क्यों जरूरत है? मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इसलिए करता है बिकॉज मजिस्ट्रेट वांट्स टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट यस sufficient evidences exist and now we should take cognizance because prima facie अगर मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी पे लगा कि ऐसा कोई ऑफेंस बन ही नहीं रहा है, ये तो पुलिस और अक्यूज सॉरी पुलिस और विक्टिम का मिली भगत है, पैसे वैसे खाए इन्होंने, अक्यूज को परेशान कर रहा है, मजिस्ट्रेट मना कर देगा कि सॉरी इंक्वायरी में हमको सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं मिले हैं, हम इंक्वायरी में इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोर्ट विल डिसमिस द मैटर एंड घर भेज देंगे सबको कि ऐसा कोई मैटर नहीं बनता है। ओके, इंक्वायरी कंडक्ट कर ली, कोर्ट फील्स दैट यस देयर आर द सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड, देन कोर्ट इज गोइंग टू टेक कॉग्निजेंस। अब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, कॉग्निजेंस लेगा, मतलब सेक्शन 190 टू 199 और उसके बाद सेक्शन 4204 टू 2010 अप्लाई होगा, मतलब कि अब हमारा इशू प्रोसेस होगा। प्रोसेस इशू होना या इशू प्रोसेस का मतलब क्या है कि अब कोर्ट क्या करेंगे, विटनेसेस को समन करेंगे, वारंट करेंगे, अरेस्ट करेंगे, प्रोक्लेमेशन करेंगे, अटैचमेंट करेंगे कि आ जाइए अब कोर्ट में, बिकॉज अब हम मैटर का ट्रायल कर रहे हैं। कॉग्निजेंस जैसे ही उन्होंने लिया उसके बाद आपका ट्रायल शुरू हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, या तो वो आपका वारंट ट्रायल होगा या समन ट्रायल होगा या समरी ट्रायल होगा। ठीक है, क्लियर? अब मुझे ये बताओ, जो हमने रेंज पढ़ी थी, क्या इस रेंज में इस तरीके से प्रोसीजर दे रखा है? बिल्कुल नहीं दे रखा है, इन्होंने कोई अलग ही तरीके से चैप्टर्स का नंबराइजेशन कर रखा है। तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम इन 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग हमारी सीआरपीसी का रोड मैप रेडी करें, जहां पर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ जनरल प्रोविजंस, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ना कि डेफिनेशंस में चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या डेफिनेशन दे रखे, हमें पता तो हो। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, विक्टिम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ईयर, इन सब का मतलब क्या है प्रिलिमिनरी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम कि हमारे इंडिया में कितने टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं, ऑफेंसेस, ज्यूरिसडिक्शन, वो सब बाद में, पहले पता तो हो कोर्ट कितने होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन होता है, उस कोर्ट में कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, कौन उनको अपॉइंट करता है, सेशन कोर्ट कहाँ होना चाहिए, सेशन कोर्ट के पावर्स कहाँ होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कौन कितनी पनिशमेंट दे सकता है, ऑल आर गिवन अंडर क्रिमिनल कोर्ट्स। और चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ेंगे जो कि पावर बताता है कोर्ट्स की। फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कि मैजिस्ट्रेट को हम कब एड करें, कब असिस्ट करें, कब मैजिस्ट्रेट बोल सकता है कि मैम एंड वी स्टूडेंट्स एंड इन स्टूडेंट्स की हमें एड एंड असिस्टेंट चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 28 को पढ़ेंगे, दैट इज डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन। सोचो मैंने चैप्टर नंबर 28 यहाँ क्यों लिखा? मैंने वो इसलिए लिखा क्योंकि चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 2 में जब हम कोर्ट ऑफ सेशन की पावर पढ़ेंगे ना, तो कोर्ट ऑफ सेशन को अगर अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है डेथ सेंटेंस की, तो उसको हाई कोर्ट से परमिशन लानी पड़ेगी। तो हाई कोर्ट की परमिशन किस चीज से रिलेटेड? डेथ पनिशमेंट की पावर एक्सरसाइज करने के लिए। तो हम 28 को यहीं पढ़ लेंगे ना, बाद में क्यों अलग से पढ़े? जब पावर्स पढ़ रहे हैं तभी उसका प्रोसीजर पढ़ लेंगे कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन वांट्स टू अवॉर्ड दी डेथ सेंटेंस टू एनी पर्सन, देन व्हाट शुड बी द प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग टू द मैजिस्ट्रेट। क्लियर? फिर पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 9 जो मेंटेनेंस की बात करता है, जिसका इस पूरे चैप्टर से ही कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर वाइफ को, चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को मेंटेनेंस चाहिए, देन हाउ आर दे गोइंग टू डिमांड फॉर द मेंटेनेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, देयर फादर और देयर हस्बैंड। ठीक है, क्लियर है? देन वी आर गोइंग टू स्टडी आवर चैप्टर नंबर 10 दैट इज अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली, अगर ऐसा कोई जमाव एकत्रित हो चुका है, कर्फ्यू लगाना है, 129, 130, 144 को एक्सरसाइज करना है, तो उसको कैसे एक्सरसाइज करना, उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल से कोई लेन देन नहीं है। ओके, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस देखो, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल तो कब आता है? जब ऑफेंस कमिट हो गया। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस क्या है? बिफोर ऑफेंस है, इसलिए मैंने इसको इधर डाला। ये मत बोल देना मैम पुलिस का पावर है तो ये तो हमें इधर इन 3 स्टेजेस में पढ़ना चाहिए, 1 2 3 में नहीं। वो इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस कब लेती है? ऑफेंस कमिट होने से पहले या ऑफेंस को बचाने के लिए, इसलिए हमने इसको जनरल में डाल दिया। एंड थर्ड चैप्टर इज ज्यूरिसडिक्शन। जब हम कोर्ट की पावर्स और हायरार्की यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी तो पता हो कि जब इंडिया में कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो ज्यूरिसडिक्शन कहाँ बैठना चाहिए।
क्योंकि जब भी आप एफआईआर फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले यही तो देखते हैं ना, ज्यूरिसडिक्शन कौन से कोर्ट का लग रहा है। अरे इस कोर्ट का तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बैठ रहा, तो क्या मैं एफआईआर फाइल नहीं कर सकती? कर सकती हूँ। कौन सी एफआईआर फाइल होगी? जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जोधपुर में ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक है, जोधपुर में ऑफेंस कमिट हुआ, लेकिन अब मुझे जयपुर में जाके पता चला कि भैया ऐसा ऑफेंस हो गया है। देन जयपुर जब मैं पहुंची हूं तो जयपुर में जीरो एफआईआर लग सकती है। द पुलिस इन जयपुर कैन नॉट रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड्स कि मैम यहाँ तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बैठा है, यहाँ तो ऑफेंस ही नहीं हुआ है, सो व्हाट, जीरो एफआईआर लगती है। जीरो एफआईआर होने के बाद जयपुर पुलिस इज गोइंग टू ट्रांसफर द एफआईआर टू द कोर्ट और द पुलिस स्टेशन विच हैज द जुरिस्डिक्शन। ओके, सो जीरो एफआईआर वहां फाइल होती है जहां पे जिस पुलिस स्टेशन को एक्चुअली क्षेत्राधिकार नहीं होता है, बट अगर विक्टिम वहां पहुंचा है तो पुलिस कैन नॉट डिनाई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लैक ऑफ jurisdiction। क्लियर है ये चीज? तो चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे jurisdiction। फिर हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। तो उसके लिए क्या जरूरी है? पहले ऑफेंस होना चाहिए। जब ऑफेंस हो गया तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 12 में क्या करेंगे? पुलिस को इत्तला करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कि साहब ऐसा ऑफेंस हो गया। तो चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे कि पुलिस को आप इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे, क्या मैनर होना चाहिए। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, और जब इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो वो अरेस्ट भी करेगी, तो अरेस्ट का प्रावधान उसके बाद पढ़ेंगे। और जब अरेस्ट हो चुका है तो कोर्ट क्या करेगा? कंपेल करेगा किसी पर्सन की अटेंडेंस के लिए, सामान, वारंट, अटैचमेंट, प्रोक्लेमेशन, तो वो कहाँ है? चैप्टर नंबर 6 में। जब कोर्ट आपको कंपेल कर रहा है किसी पर्सन की अटेंडेंस के लिए, तो वो क्या कर सकता है? किसी थिंग के प्रोडक्शन के लिए भी आपको कंपेल कर सकता है, तो वो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। एक चैप्टर नंबर 22 यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि कोर्ट ऐसे पर्संस को भी अपने कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोल सकता है जो कि जेल में कन्फाइंड है या डिटेन्ड है। तो उनको कैसे हम कोर्ट में बुलाएंगे, उनको बुलाने का तरीका क्या है, उनके लिए समन किसको भेजेंगे, वो चैप्टर नंबर 22 में दे रखा है। Then we are going to study chapter number 8, that when the court is dealing or when the police has arrested any such person, तो क्या हम उसको गुड पीस और गुड बिहेवियर पे, फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, क्या उसको सिक्योरिटी पे छोड़ सकते हैं? दैट इज चैप्टर नंबर 8। और जब हमने पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया, पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, तो अरेस्टेड पर्सन सबसे पहले क्या करता है? बेल। क्या बोलता है कि सबसे पहले मैं तो बेल के लिए जाऊंगा, अरेस्टेड, यही तो प्रोसीजर होता है। सो वी आर गोइंग प्रोसीजर वाइज। इन्फॉर्मेशन दे दी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पर्सन को अरेस्ट किया, अरेस्टेड पर्सन बोल रहा है कि मुझे बेल लेनी है, चैप्टर नंबर 33 पढ़ेंगे हम। जब ये सारा मैटर हो चुका है तो फिर इंक्वायरी का स्टेज आता है, जहां पे सबसे पहले जब पुलिस ने इंफॉर्मेशन मिलने के बाद चार्जशीट फाइल किया तो कोर्ट इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग करेगा, जो कि होता है कॉग्निजेंस लेने से। संज्ञान लेने से किसी भी प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जाता है, वहां पे प्रोसीडिंग अब कोर्ट में शुरू हो जाती है, वो दे रखा है चैप्टर नंबर 14 में। फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 15 में। कंप्लेंट अगर हमें देनी है तो हम चैप्टर नंबर 15 में कंप्लेंट दे देंगे। एंड अब चैप्टर नंबर 16 में हमारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट प्रोसेस को इशू करेंगे, प्रोसेस को इशू करेंगे। ओके, प्रोसेस को इशू करना मतलब यहाँ पे वो समन भेज सकते हैं, वारंट भेज सकते हैं, एवरी ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल प्रोविजंस पढ़ने हैं हमें इंक्वायरी के दौरान, क्योंकि इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट के द्वारा हो रही है, तो यहीं पर हमें चैप्टर नंबर 24 पढ़ लेना चाहिए। और इंक्वायरी के दौरान कॉग्निजेंस लेते वक्त या कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि ये मैटर उनके द्वारा ट्राई नहीं होना चाहिए या उनसे सबॉर्डिनेट कोर्ट में ट्राई नहीं होना चाहिए, दे कैन ट्रांसफर इट टू सम अदर कोर्ट। तो ट्रांसफर ऑफ द केसेस और विड्रॉल ऑफ द केसेस विच हैज बीन ऑलरेडी ट्रांसफर्ड चैप्टर नंबर 31 में पढ़ेंगे। उसके बाद क्योंकि हमने पढ़ा कि चैप्टर नंबर 14 में प्रोसीडिंग इनिशिएट कैसे होती है, कॉग्निजेंस लेने से प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है। तो जब कॉग्निजेंस लेने से प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कॉग्निजेंस लेने के लिए अभी कोर्ट के पास टाइम पीरियड है या टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। तो वो कोर्ट कैसे पता लगाएगा? चैप्टर नंबर 36 से पता लगाएगा, जहां कोर्ट इज गोइंग टू सी वेदर दे आर विद इन द लिमिटेशन पीरियड और नॉट। Then we will begin with the trial. Cognizance ले लिया, initiation of proceeding हो चुका है, issue process हो चुका है, now we will begin with the trial। पर मैम ट्रायल कौन सी होनी चाहिए? अगर ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन है, चैप्टर नंबर 18, वारंट ट्रायल है,
तो फिर चैप्टर नंबर 19 ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट है, चैप्टर नंबर 20, 21 अगर समरी ट्रायल है, एंड 21A इज प्ली बार्गेनिंग, क्योंकि एक बार जब ट्रायल खत्म हो जाती है तो वहां पर्सन क्या करता है, बार्गेनिंग करता है कि साहब हमारा पनिशमेंट कम कर दो। तो ट्रायल्स के बाद हम सीधा प्ली बार्गेनिंग पढ़ेंगे। अब एक चीज ये देखनी है कि जब हम ट्रायल को फिनिश कर लेंगे उसके बाद चार्ज पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रायल के दौरान ही तो चार्ज फ्रेम किया जाता है ना। फ्रेमिंग ऑफ अ चार्ज इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल ओनली। तो ट्रायल्स जब हम फिनिश कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कि चार्ज एग्जैक्टली फ्रेम कैसे होता है, चार्ज को अगर ऑल्टर किया या चार्ज में एरर आया तो व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट विल इट रिजल्ट इनटू। Okay, then chapter number 23 which says evidence and inquiry in trial, एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। जब इंक्वायरी हो रही है या ट्रायल हो रहा है तो एविडेंस दिया जा रहा है वहां पे, तो वो एविडेंस कैसे लिया जाएगा। दो तरीके की इंक्वायरी आई है, आई वाली इंक्वायरी आई है और ई वाली इंक्वायरी आई है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी बोथ दीज इंक्वायरीज तो हम आई और ई वाली इंक्वायरी का डिफरेंस समझेंगे। ओके, देन वी हैव इज चैप्टर नंबर 27 व्हिच टॉक्स अबाउट जजमेंट। ट्रायल होगा तो ट्रायल में क्या आएगा, जजमेंट आएगा। अब जजमेंट कैसे प्रोनाउंस करना है, रिटन होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, एरर हुआ तो क्या होगा, ये सब ट्रायल के प्रावधान में पढ़ेंगे। कोई जजमेंट आ गया लेकिन अक्यूज या कन्विक्टेड पर्सन या फिर विक्टिम खुश नहीं है, क्या करेंगे, अपील करेंगे। और क्या उनके पास रेमेडी है, दे कैन गो फॉर रिवीजन, और रेफरेंस के लिए कोर्ट रेफर कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर रेफरेंस हमेशा कोर्ट के द्वारा होता है, रिवीजन के लिए पार्टीज एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। जब हमें ट्रायल में जजमेंट मिल चुका है, कोई पनिशमेंट मिल गया, तो पनिशमेंट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसका सस्पेंशन कैसे होगा, उसका रेमिशन कैसे होगा या उसका कम्यूटेशन कैसे होगा, डेथ, एलआई, फाइन, इन सब को हम चैप्टर नंबर 32 में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 35 दैट इज इरेगुलर प्रोसीडिंग। कहीं पर आपको पावर नहीं था कोई पावर एक्सरसाइज करने का सीआरपीसी में, बट इफ यू स्टिल एक्सरसाइज इट then in that case whether that proceeding is going to be void or whether it is still going to remain valid, that will be decided under your chapter number 35। उसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक्स रह जाते हैं जो इन प्रोसीडिंग्स के बाद हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो तीनों पॉइंट्स हैं दैट इज स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ये तीनों इस पर अप्लाई जरूर होते हैं। ये तीनों भी इसका हिस्सा ही है, लेकिन इसको हम अलग पढ़ सकते हैं। जैसे अनसाउंड माइंड पर्सन की अगर ट्रायल होनी है तो चैप्टर नंबर 25 में दे रखा है, अलग से पूरा एक चैप्टर है। ओके, 12 to 13 सेक्शंस वी हैव। चैप्टर नंबर 26 जो बोलता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह ऐसा कुछ कर दिया है कोर्ट में उस वक्त रहते वक्त, चैप्टर नंबर 26। प्रॉपर्टी डिस्पोजल 451 से 459। मैंने बोला था कौन सी प्रॉपर्टी, क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं बट यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे आएगी मैम, इफ एनी पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस, तो उसका फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, वो सब जब्त हुआ है, तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे आप, जब ट्रायल पेंडिंग है तब और जब ट्रायल कंक्लूड हो गई है तब। एंड देन वी विल फाइनली स्टडी चैप्टर नंबर 37 जो कि बात करता है मिसलेनियस दैट इज सम इनहेरेंट पावर्स की। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द रोड मैप ऑफ योर सीआरपीसी, एंड इस तरीके से हम पूरा सीआरपीसी को डील करेंगे। So that's how exactly you are supposed to CRPC. I hope आपको ये चीजें समझ आई है कि किस तरीके से रेंज आपके CRPC में दे रखी थी और हमने किस तरीके से उसको प्रोसीजर में डिवाइड करके समझा है। अब सेशन खत्म होने के बाद मेरी आप सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है दैट यू मेक श्योर कि आपको ये रेंज पूरी याद है। इवन इफ वी आर गोइंग थ्रू प्रोसीजर वाइज, जो हमने अलग से प्रोसीजर बनाई है जहां हम जनरल प्रोविजंस को अलग से डील करेंगे, उसके बाद हमारे 3 स्टेजेस ऑफ ट्रायल के अकॉर्डिंगली हम सारी प्रोसीजर और प्रोविजंस को समझने वाले हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब आप एक बार रेंज समझ लेते हैं तो कम से कम आपकी साइड से 20% काम हो जाता है, बिकॉज नाउ यू नो दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर इन सीआरपीसी, कहां क्या चीजें दे रखी है। जब हम बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में समझ लेंगे तो उस टुकड़ों के अंदर जाके हमें और सेक्शन याद करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं महसूस होगी। व्हेन यू नो दैट 484 सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 37 चैप्टर, तो 37 चैप्टर्स को याद करेंगे, उसके बाद सिंगल सिंगल चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज दे रखी है, ये थोड़ा इजी हो जाता है। जब आप बड़ी चीज को छोटा नहीं कर पाएंगे तो और छोटी चीज को और छोटा नहीं कर पाएंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू इन एवरी सेशन दैट यू हैव टू मेक श्योर ऑन योर पार्ट कि आप हर सेशन के नोट्स तो उसके सेशन के साथ बना ही रहे हो, लेकिन रेंज आपको बहुत अच्छे से याद है। रेंज याद होगी तो आपकी सच में चीजें बहुत आसान हो जाएगी। फॉर दैट मैटर सीपीसी में जैसे आपको ऑर्डर नंबर्स अच्छे से याद होनी चाहिए, सभी चैप्टर्स चाहे सभी सब्जेक्ट्स आपको एक बार रेंज अच्छे से याद हो जानी चाहिए। व्हेन यू विल मेमोराइज द रेंज, आई कैन मेक श्योर कि आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। नाउ वी विल मीट in another new session. Till then, thank you so much.